नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लास के द्वारा संचालित एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम अध्ययन करेंगे आमाशय में पाचन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने मुख गुहा के अंदर पाचन देखा। मुख गुहा में भोजन जो है वो बोलस या अर्धठोस के रूप में आता है। यहाँ से भोजन जो है वो ग्रसनी में बढ़ता है और ग्रसनी के बाद जो है वो भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका में जाएगा। ग्रसिका जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर नलीनुमा संरचना होती है और ग्रसिका से भोजन जो है वो कहाँ आएगा? आमाशय में। तो आज जो है अपन अध्ययन करेंगे आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। अब देखिए यहाँ पर आमाशय में पाचन अपन देख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये भाग जो है ये नलीनुमा भाग ग्रसिका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो भाग है थैलेनुमा और अंग्रेजी के जे आकार के अक्षर का जो एक थैलेनुमा संरचना है, इसे अपन कह सकते हैं आमाशय। यहां से हम मान लेते हैं कि अर्धठोस भोजन जो है वो धीरे धीरे क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा आमाशय की ओर आ रहा है। यहां आपको ध्यान में रखना है कि आमाशय में भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार से होता है और यहां कौन कौन सी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट संरचनाएं हैं और वो क्या क्या कार्य करती हैं। तो देखिए यहां पर ग्रसिका और आमाशय के संधि स्थल पर यहां एक कपाट पाया जाता है जिसे हम जठर आगम कपाट के नाम से भी जानते हैं, पाइलोरिक कपाट के नाम से भी जानते हैं। जो ये भाग अपन मान लेते हैं कि ये भाग जो है वो हमारी ग्रसिका है और ये जो थैलेनुमा भाग है ये अपन मान लेते हैं आमाशय है। अब यहां देखिए ये कपाट का मतलब क्या है? वाल्व, जो किसी भी पदार्थ को या चीज को जो है वो किसी एक ही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है, एक ही दिशा में जाने देता है। तो यहां जो ये कपाट पाया जाता है ये भोजन को ग्रसिका से आमाशय में जाने देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। लेकिन आपने यहां देखा होगा कभी कभी जब हमें उल्टी होती है तो उस दौरान आमाशय की पेशियों पर दबाव पड़ता है और यह दबाव जो है इस कपाट के ऊपर पड़ता है। यह दबाव ये अपन ये देख सकते हैं कि ये जो कपाट है वो इस तरह से है और जैसे ही यहां इनके ऊपर दबाव पड़ेगा तो धीरे धीरे ये कपाट ऐसे हो जाएगा और उल्टी के दौरान जो है जब हमें उल्टी होती है तो ये भोजन जो है वो उल्टे मार्ग से, यानी कि यहां से होता हुआ ग्रसिका से होता हुआ, ग्रसनी से होता हुआ मुख गुहा से उल्टी बाहर निकल जाती है। तो ये कपाट काफी इंपॉर्टेंट है जो भोजन को ग्रसिका से आमाशय में जाने के लिए प्रेरित करता है, आने देता है। अब यहां मान लेते हैं कि ये भोजन जो है वो आमाशय में आ गया। जो अर्धठोस यहां रूप में भोजन पाया जा रहा है वो यहां आ जाता है, थैलेनुमा संरचना में आ जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहां आमाशय की जो क्षमता है वो लगभग 1 से 3 लीटर तक होती है। यानी कि ये इतना बड़ा थैला है कि यहां लगभग 1 से 3 लीटर जो है फ्लूइड या अर्धठोस भोजन जो है इसके रूप में इसके अंदर पाया जा सकता है, मिल सकता है। और यहां भोजन जो है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां भोजन जो है वो कितने घंटे तक ठहरता है? 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। और अगर हम बात करते हैं कि यहां ये जो आमाशय की वाल है, ये भित्ति है, ये सिंगल वाल नहीं है बल्कि यहां पर 4 वाल पाई जाती हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, पेशी स्तर और सिरोसा। तो देखिए यहां पर 4 स्तर अपने को देखने को मिलेंगे। अगर मैं इनको यहां लिखूं तो ये मान लेते हैं कि ये हो गया सिरोसा के बाद यहां पर ये स्तर आ गया पेशी स्तर, सब म्यूकोसा और चौथा स्तर जो है वो है म्यूकोसा। और अगर हम इसके काट को देखें तो यहां इस प्रकार से देख सकते हैं कि आमाशय के अंदर जो है ये जो खाली वाला भाग है ये ल्यूमेन है, गुहा है। इसके ऊपर मान लीजिए कि ये स्तर जो है हुआ फर्स्ट वाला स्तर है वो म्यूकोसा,
फिर उसके बाद होगा मान लीजिए ये सब म्यूकोसा, फिर यहाँ ये पेशी स्तर होगा, जो इन्हीं पेशियों में क्रमानुकुंचन गतियां होती है जिसके कारण भोजन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, और फिर उसके बाद जो है ये सिरोसा। तो इस प्रकार से ये आमाशय का जो है स्तर माना जाता है। अब यहां आपको ध्यान में रखना है कि आमाशय की ये जो भित्ति है, इस आमाशय की भित्ति में पाई जाती है विशेष प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को हम कहते हैं जठर ग्रंथियां। ये काफी इंपॉर्टेंट भाग है, जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियां यहां पर पाई जाती हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा एक पाचक रस का स्त्रवण किया जाता है जिसको अपन कहते हैं जठर रस। इसको हम कहेंगे जठर रस। जठर रस जो है वो इन जठर ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, और इस जठर रस के अंदर प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को पचाने वाले कई पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यहां पर खास बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि जठर ग्रंथियों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, और इन ऑक्सिंटिक कोशिकाओं के द्वारा एक एसिड का स्त्रवण किया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खास बात आपको यहां पर इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोक्लोरो एसिड जो है, यानी कि यहां पर एसिड बनता है, यहां इस भाग के अंदर एसिड का स्त्रवण किया जाता है, और यह एसिड जो है वो इतना पावरफुल है कि अगर मान लीजिए कि हम इसका पीएच देखें तो इसका पीएच जो है वो लगभग 1.5 तक होता है, या कई किताबों में 2.1 भी दे रखा है। तो ये रेंज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इसका पीएच है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो 1.5 से 2.1 तक है, और ये इतना पावरफुल एसिड है कि अगर मान लीजिए अगर हम इसकी एक बूंद अगर कपड़े के ऊपर डाल दें या किसी चीज के ऊपर डाल दें तो वो गल सकती है। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यहां पर ये इतना पावरफुल एसिड होने के बावजूद भी हमारे आमाशय को किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है कि ये आमाशय के अंदर का जो सबसे भीतर वाला जो पार्ट है, यहां इस भीतर वाले पार्ट को हम कह सकते हैं म्यूकोसा, यानी कि यहां पर श्लेष्मा का कोट पाया जाता है, और ये श्लेष्मा का जो कोट है, आवरण है, वो इन आमाशय की भित्तियों को इस एसिड के प्रभाव से बचाता है। यानी कि ये जो कोट है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि आमाशय की वाल को, आमाशय की भित्तियों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, अगर हम देखें कि इस एसिड का क्या कार्य है, तो ये एसिड जो है आमाशय के अंदर पाए जाने वाले एक निष्क्रिय एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन, तो ये पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। सक्रिय किस में बदलेगा? पेप्सिन में बदलेगा। तो याद रखिए, यहां पर थोड़ा सा समझिए कि पेप्सिनोजन का मतलब क्या हुआ कि ये निष्क्रिय एंजाइम है। अगर ये ऐसे ही पड़ा रहे तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये निष्क्रिय एंजाइम हाइड्रोक्लोरो एसिड के संपर्क में आता है तो यहां ये सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। अब बात उठती है कि आखिरकार ये पेप्सिन यहां क्या कार्य करता है। तो देखिए, पेप्सिन जो है, ये बात एग्जाम में आपकी दृष्टि से आपको ध्यान में रखनी है कि जो एंजाइम पेप्सिन है ये विशेष रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि आमाशय में अगर अपने को पूछे कि भाई आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन करता है। आगे हम देखेंगे आंत्र के अंदर भी प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन वहां उस प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिन ना होकर क्या होगा? ट्रिप्सिन होगा। तो ये बात एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यहां पर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मुख से लगा के आमाशय तक का जो पार्ट है, इस वाले
पार्ट में भोजन का जो पाचन होगा वो हमेशा होगा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। इसका जो माध्यम होगा वो हमेशा क्या होगा, अम्लीय होगा। और उसके बाद जो है भोजन का पाचन जो है वो किस में होगा, क्षारीय माध्यम में होगा। तो यहाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। इसके अलावा ये जो है HCl क्या काम करता है कि हो सकता है कि मान लीजिए कि भोजन के साथ में अगर कोई कीटाणु आए हैं, रोगाणु आए हैं, तो ये HCl के प्रभाव के कारण नष्ट हो जाते हैं, यानी कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को ये मारने का कार्य करता है। और साथ ही साथ भोजन को पचाने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियों में ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती है और ऑक्सिंटिक कोशिकाओं के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रवण किया जाता है। और ये जो अम्ल हैं इसके कार्य मैंने यहां पर आपको बताए। अब यहां पर भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है और इसमें जठर रस को मिलाया जाता है, पेप्सिनोजन को यहां सक्रिय करके पेप्सिन में बदला जाता है। यहां भोजन को अच्छी तरह से मथा जाता है, क्योंकि यहां जो पेशी स्तर होता है उन पेशियों में गति होती है, जिसके कारण जो है भोजन को अच्छी तरह से क्या किया जाता है, मथा जाता है। और मथने के कारण यहां भोजन जो है, जो पहले बोलस के रूप में आया था, अब यहां जो है लुगदी के रूप में बदल जाता है। जब भोजन यहां पर लुगदी के फॉर्म में बदल जाता है, लुगदी आपने देखी होगी जो आटे की लय होती है, उस तरह से भोजन बन जाता है, यहां पर मथ जाता है। और इसी भोजन की लुगदी को हम यहां कहते हैं काइम। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि बोलस का निर्माण जो है वो मुख गुहा में होता है और काइम का निर्माण जो है वो कहां होगा, आमाशय में होगा। तो यहां भोजन को काइम के रूप में अच्छी तरह से बदल दिया जाता है। यहां पर आपको एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो केवल और केवल अपनी मां का दूध पीते हैं, उनके अंदर भोजन को पचाने के लिए यहां एक दूसरा एंजाइम पाया जाता है जो केवल नवजात शिशुओं में ही होगा। यह भी बात अपने को एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। उस एंजाइम को हम यहां कहेंगे रेनिन। तो नवजात शिशुओं में जो मां का दूध होता है, उस दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। याद रखिए, यह भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध के अंदर जो है एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है कैसिन। कैसिन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है और दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कैसिन। तो ये रेनिन एंजाइम जो है वो इस कैसिन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, जो केवल और केवल नवजात शिशुओं में ही अपने को देखने को मिलता है। तो यहां भोजन को अच्छी तरह से लुगदी के फॉर्म में बदल दिया जाता है और फिर यहां आमाशय के अंत वाले भाग पर ही फिर यहां पर एक कपाट और पाया जाता है। इस कपाट को अपन कहते हैं जठर निर्गम कपाट, जो भोजन को आमाशय से ग्रहणी में जाने पर नियंत्रण करता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यहां भोजन जो है ग्रहणी में चला जाता है और ग्रहणी में जाने के बाद ये छोटी आंत में चला जाता है। तो यहां भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने घर पे बने रहिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो